नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप चौधरी और आप सभी का मैं मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को पढ़ेंगे। भारत में यूरोपीय कंपनियां कब आई, क्यों आई और यहाँ आकर के इन्होंने किस प्रकार से प्रसार किया और कौन कौन सी व्यापारिक कंपनियों ने यहाँ पर राजनीतिक शक्तियां भी प्राप्त कर भारत पर अधिकार करने का कार्य किया और फिर इन यूरोपीय कंपनियों ने ही किस तरह से भारत को अपने अधिकार में लिया और यहाँ पर शासन करना प्रारंभ किया। इस पूरे प्रोसेस को हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। यानी ऐसा समझ लीजिए, आज से हम आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसका उस सीरीज का पहला जो टॉपिक है वो मैं डाल रहा हूं आज से, वो है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। देखिए, यूरोपीय कंपनियां, यूरोप जो देश है वो कहां पड़ता है, महाद्वीप कहां पड़ता है, तो यूरोप महाद्वीप पश्चिम में पड़ता है और उत्तरी गोलार्ध में ये स्थित है। और ये लोग जो यूरोप से जब यहाँ आते थे, भारत आते थे, तो आते थे व्यापार के लिए। और भारत किस लिए फेमस था, तो भारत का जो ये तटीय प्रदेश है ना पश्चिमी, ये पूरा कहलाता है सह्याद्री या पश्चिमी घाट। और ये पूरा इलाका जैव विविधता से भरा हुआ है और इसी तटीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा मसाले उत्पादित होते हैं। क्या उत्पादित होते हैं? मसाले उत्पादित होते हैं। और ये जो मसाले थे ना, ये काम आते थे मांस को बचाने के लिए, मांस को सड़ने से बचाने के लिए क्या काम में आते थे? ये मसाले काम में आते थे। इसलिए यूरोपियों को भारत के साथ आवश्यकता थी ये मसाले ले जाने की। सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा हूं आपको, मसाले ले जाने की ज्यादा जरूरत थी इनको, इसलिए ये आते मुश्किल थे मसाले लेने के लिए। और जब रोमन साम्राज्य था, बहुत पुराने जमाने की बात है, यानी आज से लगभग 1800 साल पहले, तो जब रोमन साम्राज्य था तो वो रोमन साम्राज्य के लोग भी इस यूरोप के ही थे। रोमन साम्राज्य वो भी कहां आया करते थे? भारत आया करते थे। और ऐसी एक बस्ती अरिकमेडू से मिली है। अरिकमेडू, ये अरिकमेडू जो कहां पर है वर्तमान में? पांडिचेरी है, उसके पास है ये अरिकमेडू। यहां पर एक रोमन बस्ती पुराने जमाने में भी हमको मिली है। तो ऐसा बताया गया है, ऐसी जानकारी हमको मिलती है कि भारत के साथ इन यूरोप के लोगों के पहले से व्यापारिक संबंध थे। इसी तरह अरब के जो लोग थे, इनके भी भारत के साथ व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, ये सारे लोग कहां आया करते थे? ये सारे लोग दक्षिण भारत में आया करते थे। क्यों आया करते थे? मसाले ले जाने के लिए और बहुत सारी चीजें ले जाने के लिए। ये इनका यहां भारत में काम था। अब यहां थोड़ा सा देखिए, अब होता क्या है कि ये जो अरब थे ना, यहां पे इस्लाम की स्थापना हो गई और पहले यहां पे शासन था खलीफाओं का। किसका शासन था? खलीफाओं का। खलीफाओं का शासन जैसे ही समाप्त हुआ तो उसके बाद इस क्षेत्र पर जो अधिकार हो जाता है वो हो जाता है तुर्कों का। और तुर्कों का कार्य था तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन कराना, आक्रमण करना, विध्वंस करना। तो उसमें यूरोप भी उसकी चपेट में आया, यानी रोमन साम्राज्य भी उसकी चपेट में आया। और पूर्वी रोमन साम्राज्य 1453 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? इन तुर्कों के द्वारा। पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, जो वर्तमान में हम उसको तुर्की कहते हैं, कुस्तुनतुनिया, ये वर्तमान में तुर्की है। इस्तांबुल, तुर्की का इस्तांबुल शहर जो है वो इसमें आता है। तो ये जो है इसको जीत लिया जाता है तुर्कों के द्वारा 1453 ईस्वी में। और जब इसको जीत लिया जाता है तो जो मार्ग यूरोप के व्यापारियों का था, वही यूरोप के व्यापारी भारत कैसे आते थे? एक तो कैस्पियन सागर होते हुए आते थे, दूसरा आपके सीरिया होते हुए जाते थे, और तीसरा मार्ग था कि ये तटीय प्रदेशों से होते हुए निकलते थे और लाल सागर के रास्ते होते हुए मिस्र के पास जो सिनाई प्रायद्वीप है उसको पार करके भूमध्य सागर जाते थे और फिर सीधे यूरोप में एंटर कर जाते थे। तो ये तीनों जो मार्ग थे वो अवरुद्ध हो गए क्योंकि इन पर तुर्कों का आधिपत्य हो गया। तो अब आवश्यकता थी कि भारत में के लिए कोई नया मार्ग खोजा जाए। तो बीच में यहां पे पड़ता था आपके अफ्रीका, ये यूरोप है और यहाँ पे पूरा एशिया चल रहा है। और यहाँ एशिया पे तो पूरा किसका अधिकार है? तुर्कों का अधिकार है। तो इन लोगों ने, जो पुर्तगाल और स्पेन थे,
स्पेन और पुर्तगाल। पहले पुर्तगाल जो था वो स्पेन के ही कंट्रोल में था, तो पुर्तगाल और स्पेन, यानी मान लीजिए स्पेन ने ही सबसे पहले समुद्री मार्गों की खोज के लिए कार्य शुरू किया। तो इसमें एक व्यक्ति था बार्थोलेम्यू डियाज। बार्थो लिख देता हूं, बार्थोलेम्यू डियाज। इस व्यक्ति ने सबसे पहले ये केप ऑफ गुड होप यहां तक एक मार्ग खोजा था, जिसे कहा जाता है आशा का अंतरीप। आशा का अंतरीप, यानी अब इनको इस जगह से ये उम्मीद थी कि अभी भारत पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये अफ्रीका में पड़ता था, कैप ऑफ गुड होप। यहां तक का ये मार्ग खोज लेता है बार्थोलोम्यू डियाज। इसके बाद आगे बढ़ता है 1492 में कोलंबस, जो भारत ना पहुंच के कहां पहुंच जाता है, अमेरिका पहुंच जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद 1497 में चलता है वास्को डिगामा। और ये वास्को डिगामा कहां तक पहुंचता है मित्रों? ये वास्को डिगामा पहुंचता है केप ऑफ गुड होप तक। यहां इसको एक व्यक्ति मिलता है भारतीय, जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। ये मिलता है और ये अब्दुल मजीद के साथ मिलकर के कहां आ जाता है? भारत आ जाता है। और भारत में ये सबसे पहले पहुंचता है कालीकट के पास, एक जगह थी कालीकट। तो पहुंचा ये 20 मई को, लेकिन उससे पहले भारत पहुंच गया था ये 17 मई 1498 को। और ये 17 मई को जो उतरा था वो जगह थी कप्पाड़। कालीकट के पास जो जगह है कप्पाड़, यहां पे पहुंचा 20 मई 1498 को। ये वास्को डिगामा कहां पहुंच जाता है? कालीकट के राजा के पास। कालीकट कहां पड़ता है? केरल में पड़ता है। और वहां के शासकों की उपाधि थी जमोरिन। क्या उपाधि थी? जमोरिन। जो हिंदू वंश के शासक थे उनके पास ये पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये इनकी प्रारंभिक भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है वो वास्को डिगामा करता है। किधर होके? यूरोप के आपके अफ्रीका के इधर होते हुए। ठीक है, अफ्रीका के पश्चिम में होते हुए। और जो ये बार्थोलोम्यू डियाज है ना, ये तो क्या करता है, ये इस केप ऑफ गुड होप की खोज कर लेता है और बाद में इसी के सारे वापस दोबारा कहां पहुंच जाता है? आपके यूरोप ही पहुंच जाता है। ठीक है, ये भारत के लिए रास्ता नहीं खोज पाता है। ये स्थिति इनकी रही थी स्टार्टिंग में। तो इस तरह से ये समुद्री मार्ग खोज लेते हैं और सबसे पहले ये जो वास्को डिगामा है ये भारत पहुंचता है। ये पुर्तगाल का था, इसलिए भारत में सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। कब आ गए? 1498 में आ गए। उसके बाद वास्को डिगामा दोबारा 1502 में आया और तीसरी बार ये 1524 में आया। और वास्को डिगामा यहाँ 3 बार आता है। पहली बार कब आता है? 1497 में आता है, 98 में पहुंचता है। 98 में कितने डेट को पहुंचता है? 17 मई को पहुंचता है। ठीक है, 17 मई। दोबारा 1502 में पहुंचता है और तीसरी बार कब पहुंचता है? 1524 में पहुंचता है। ठीक है, और 1524 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहां पे? आपके कोचीन में इसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से भारत में ये सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों के बाद जो व्यापारिक कंपनी भारत आई उसका नाम था आपके डच कंपनी। ये भारत आई आपके 1604 में। पुर्तगाली कब आए? 1498 में। इसके बाद आपके आते हैं अंग्रेज, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, नाम तो बहुत बड़ा है इसका। ये 1608 में भारत सबसे पहले आए थे, सूरत में उतरे थे। ठीक है, और उसके बाद इनके बाद आए थे आपके डेनिस भी आए थे। डेनिस ये 1616 में आए थे। और उसके बाद आए थे फ्रांसीसी 1664 के आसपास भारत में आए थे। ठीक है, तो ये इनकी कहानी थी। जबकि अगर कंपनियों के गठन की हम बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी का गठन हुआ, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ 1600 में और डचों का हो जाएगा 1602 में। बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले गठित हुई, बाद में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी गठित हुई। लेकिन अंग्रेज भारत आए लेट थे। ठीक है, इससे डचों के बाद आए थे। पहले डच आ गए थे, उसके बाद डच कहां के थे? नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे, इनको डच कहा गया। ठीक है, और डेनिस कहां के थे? डेनमार्क के। फ्रांसीसी फ्रांस के थे और अंग्रेज इंग्लैंड के थे। ठीक है, पुर्तगाली पुर्तगाल के थे। तो पहले पुर्तगाल किसके प्रभाव में था? स्पेन के, क्योंकि स्पेन ने उसको जीत रखा था। ठीक है, बाद में
स्पेन को हरा देगा, इंग्लैंड स्पेन को हरा देगा, तो फिर ये पुर्तगाल जो है इंग्लैंड के प्रभाव में आ जाएगा। और बाद में तो ये जो बंबई है ना, जिसको पुर्तगाली जीतेंगे, उस बंबई को भी किसको दहेज में दे देते हैं, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे देते हैं और अपनी रानी का विवाह करते हैं, राजकुमारी का विवाह करते हैं कैथरीन का। ठीक है, तो ये इनकी एक छोटी सी कहानी थी कि किस तरह से ये यूरोपीय कंपनियां भारत आने का काम किया। भारत क्यों आए, तो भारत आने के लिए इनका सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो था मसाला। ठीक है, मसाले जो थे ये भारत में उत्पादित होते थे और इन मसालों को लेने के लिए भारत आए, इसलिए दक्षिण भारत आए। अगर इनका कोई और उद्देश्य होता प्रारंभ में तो ये उत्तर भारत आते, ये कहां गए, दक्षिण भारत, क्योंकि मसाले लेने आए। बाद में इनको भारत में अवसर लगे जिसका इन्होंने लाभ भी उठाया था। तो दूसरी चीज, अब यहां पे जब ये आए तो इन्होंने जमोरिन को बाध्य करने की कोशिश करी पुर्तगालियों ने, कि जमोरिन को कहा इन्होंने कि भाई आप हमारे साथ व्यापार करो, किसी और के साथ आप और की किसी की हेल्प मत करो। तो भारत के जमोरिन शासक ने कहा कि हमारे लिए तो अतिथि देवो भव है, अतिथि हमारे लिए देवता के तुल्य है और हम सभी अतिथियों की, आप भी हमारे लिए अतिथि थे, हम सबकी मदद करते हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की मदद नहीं करेंगे। तो इन पुर्तगालियों के जमोरिन के साथ संबंध खराब हो जाते हैं और ऐसा बताया जाता है कि इनमें आपस में युद्ध भी होता है। तो ये इनकी कहानी रही। पुर्तगाली आते ही यहां पर प्रसार की नीति अपनाना स्टार्ट करते हैं। तो इनका एक गवर्नर आया पहले जिसका नाम था डी अल्मेडा। पहला गवर्नर कौन आया था, डी अल्मेडा। और ये डी अल्मेडा एक नीति चलाता है जिसका नाम है नीले पानी की नीति। नीले पानी की नीति ये चालू करता है, यानी समुद्री प्रसार की नीति। उसके बाद दूसरा गवर्नर हुआ अल्बुकर्क। ये जो अल्बुकर्क है ये साम्राज्यवादी नीति अपनाता है, साम्राज्यवादी नीति। और यही अल्बुकर्क था जिसने गोवा को जीता था। और गोवा को किससे जीता था, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से। यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा को जीता था। किसने, अल्बुकर्क ने। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसी अल्बुकर्क ने मिस्र और गुजरात की सेनाओं को हराया था। मिस्र और गुजरात की जो संयुक्त सेना थी उसको हराया था और इसने दीव पर कंट्रोल कर लिया था। दीव है ना, दमन दीव, तो उस दीव पर इसने कंट्रोल कर लिया था। तो अल्बुकर्क इनका ताकतवर व्यक्ति हुआ, गवर्नर हुआ। इसके बाद इनमें एक और हुआ नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ये इनका अंतिम गवर्नर हुआ जो पावरफुल हुआ। ठीक है, तो ये इनके स्टार्टिंग के जो हैं गवर्नर हैं और इस प्रकार से यहाँ पे शासन करते हैं। और पहले ये केवल जो कंट्रोल करते हैं वो तटीय प्रदेशों पे ही करते हैं और अपने आर्मेडा का इतना विकास करते हैं। आर्मेडा समझ के, जहाजी बेड़ा, आर्मेडा यानी जहाजी बेड़े का इतना विकास करते हैं कि ये पूरे अरब सागर पर कंट्रोल कर लेते हैं। और अरब सागर में अगर कोई जहाज उतारना होता था, कोई और व्यक्ति अगर जहाज लेके जाएगा तो उससे ये क्या लेते थे, ये टैक्स लेते थे जिसको कहा गया कार्टज पद्धति। कार्टज पद्धति के तहत उसको क्या लेना पड़ता था, कार्टज देना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे, टैक्स चुकाना पड़ता था कि भाई आपको हम सुरक्षा मुहैया कराएंगे और हम एक तरह से ठेकेदार हो गए अरब सागर के। अगर अरब सागर में कोई एंटर होगा तो उसे हमें देना पड़ेगा। यहाँ तक कि मुगल बादशाहों को भी ये टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अकबर को व्यक्तिगत रूप से इसके लिए टैक्स फ्री किया गया था कि वर्ष में आप 1-2 बार जो है फ्री यात्रा कर सकते हैं जहाजों के माध्यम से, बाकी किसी को भी ये रियायत नहीं दी थी। तो ये इनकी थोड़ी सी एक कहानी थी। बाकी आज मैं केवल इनका थोड़ा सा परिचय टाइप ही मैंने बताया, हल्का फुल्का, और इसको विस्तृत रूप से जो हम अध्ययन करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसमें प्रॉपर हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से पुर्तगालियों का कंपनी की स्थापना हुई, किस प्रकार से यहाँ पे अंग्रेज आए, किस प्रकार से डच आए, किस प्रकार से फ्रांसीसी आए, किस प्रकार से डेनिश आए। तो आज तो मैं बस आपको जनरल एक टॉपिक से जोड़ने का काम किया है कि किस तरह से जो है यूरोपीय कंपनियां भारत आएंगी, भारत क्यों आ रही हैं, उसका कारण क्या था, पहला व्यक्ति कौन था जो भारत आया था और भारत के लिए रास्ता खोजने में किसका योगदान रहा, और सबसे पहले कैप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोमेव डियाज ने जैसे की। तो उस तरह की चीजें हमने कि क्या कारण थे कि इनको उस तरह उधर से समुद्री मार्ग खोजना पड़ा। तो हमने आपको बताया कि भाई तुर्कों का
कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया, यानी कि पूरा जो स्थल मार्ग था वो कंट्रोल कर लिया तुर्कों ने। तो स्थल मार्ग से आना इनके लिए सेफ नहीं था, इसलिए इन्होंने नया समुद्री मार्ग खोजा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। अगले लेक्चर में पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।